राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। गाय का जो 5 पंचांग हैं उनके मिश्रण का प्रयोग हम बहुत तरीके से करते हैं। हम अपने स्वास्थ्य के भी लिए करते हैं, अपनी शक्ति बढ़ाने के भी लिए करते हैं और अपनी विशेष क्षमताओं को उभारने के भी लिए करते हैं। क्योंकि गाय के पंचगव्यों का जब मिश्रण किया जाता है तो उसकी एक प्रभावशीलता अद्भुत रहती है। प्रभावशीलता ये है कि 5 अंगों की क्षमताएं बढ़ जाती हैं और इसी बहुत अद्भुत क्षमता है, सिर्फ गाय के साथ में है और किसी तत्व के साथ में नहीं है। तो जब गाय के पंचांगों का मिश्रण किया जाता है तो प्रत्येक जो पंचांग का अंग है उसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है। इसका प्रयोग हम अपने स्वास्थ्य के भी लिए करते हैं, अपनी क्षमताएं बढ़ाने के भी लिए करते हैं। लेकिन आजकल गाय के पंचगम तरल का प्रयोग खेती में भी हो रहा है। आज से नहीं हो रहा, वैसे तो सैकड़ों सालों से हो रहा है। अब पुनः इसकी स्थापना शुरू हुई है। अब इसकी महत्वता अब फिर से हम स्वीकार करने लगे हैं कि गाय के पंचांग का प्रयोग यदि अपनी फसलों में करते हैं, खेती में करते हैं, चाहे वो खेती किसी भी तरह की हो, चाहे वो गेहूं की हो, चावल की हो, धान की हो, मसालों की हो, सब साग सब्जियों की हो, फलों की हो, इनका बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है। क्योंकि इनके प्रयोग से एक तो फसल की जो उत्पत्ति है वो सामान्य से ज़्यादा तीव्र गति से होती है, पौधे अच्छे से विकसित होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, अपनी ऊंचाई को सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा, जर्मिनेशन की प्रक्रिया है वो सामान्य की तुलना में अधिक रहती है। ऐसी प्रक्रिया से जर्मिनेशन दर 100% रहती है। अन्यथा आप सामान्य प्रक्रिया से बीज डालते हैं तो 100% बीज अंकुरित नहीं होते, पौधों के रूप में विकसित नहीं होते। तीसरी, जब एक बार अंकुरण होता है तो उसकी शाखाएं भी साथ में निकलती हैं। तो शाखाएं पहले कम संख्या में निकलती थी, लेकिन इन पंचांग के प्रयोग से इस पंचांग जो तरल है इसके प्रभाव से वो शाखाएं ज़्यादा संख्या में निकलती हैं। ज़्यादा संख्या में निकलने का अर्थ है कि आपकी जो फसल की उत्पादकता बढ़ेगी। तीसरा, कि फ्लावरिंग समय से होती है। बहुत सारे संक्रामक रोग तो आते ही नहीं। कई तरह के जीव जंतु फसल से अलग रहते हैं। पॉलिनेशन की क्रिया बहुत तेजी से रहती है। जो परागकरण की क्रिया होती है, जब आपकी फसल में फूल आते हैं, जो फसल आपकी पुष्पांकित होती है, मंजरी आती है, तो तब पॉलिनेशन की क्रिया होती है। इसी पॉलिनेशन के बाद वो फलों में, फूलों में फलों की उत्पत्ति की शुरुआत होती है, फल ही निकलती है, बीज बनते हैं। अन्यथा आपके फसलों में फूल तो आएंगे, लेकिन वो फल के रूप में, बाली के रूप में, बीज के रूप में रूपांतरित नहीं होंगे। तो ये जो परागकरण की क्रिया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब तो ये परागकरण की क्रिया कई कारणों से बाधित होती जा रही है और इसीलिए फसलों की मात्रा घट रही है। क्योंकि इसके लिए हमने जो इंसेक्टिसाइड, जो कीटनाशक दवाएं हैं, या फिर हमने रसायन आधारित खाद हैं, जो पेस्टिसाइड हैं, इतनी मात्रा में छिड़के हैं कि अब हमने पॉलिनेशन में जो मदद करने वाले कीटाणु थे, जो मक्खियाँ थीं, तितलियाँ थी, भंवरे थे, ऐसे सैकड़ों तरह के जो कीट पतंगे थे, उनको पूरी तरह समाप्ति कर दिया है। इनसे बचने में तो सिर्फ 2 चीज़ें कामयाब रही हैं, एक मच्छर और दूसरी मक्खी। इसीलिए आप मक्खी मच्छर हर जगह दिखते हैं, लेकिन तितलियाँ नहीं दिखते, या बहुत कम मात्रा में तितलियाँ दिखते हैं। अब भंवरे भी देखने में नहीं आते। या फिर जो हानिकारक कीट होते थे उनसे मुक्ति दिलाने में गौरैया बहुत काम करते थे। अब गौरैया भी नहीं रहती। गौरैया भी हमारे आसपास के क्षेत्र से गायब हो गई है। कई जगह तो गौरैया 20 सालों से दिखाई नहीं दी। पेस्टिसाइड से, इंसेक्टिसाइड से, कीटनाशक दवाओं से, या एंटीबायोटिक दवाओं से, पेन किलर दवाओं से हमने दूसरे प्रजाति के जीव जंतुओं को भी समाप्त कर दिया है। अब तो कभी कभी सुनने में आता है कि हजारों की संख्या में मोर मर जाते हैं। मोर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें लगता है कि मोर फसलों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोर बहुत सारे हानिकारक कीट हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करता है। अब हमारे खेतों में केंचुए भी नजर नहीं आते। केंचुए हमारे लिए बहुत मदद है। ये नहीं केंचुए किसी विदेशी डार्विन ने हमें बताया। केंचुए और हमारा अस्तित्व, किसान का अस्तित्व तो हजारों सालों से रहा है और केंचुए के महत्व तो हम तब से जानते हैं। इसीलिए हमने कभी अपने खेतों में जहर का प्रयोग नहीं किया। हमने हर उस चीज़ का प्रयोग किया जो हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करा। हमने तो सांप को ही पूजा है। सांप से लोग दुनिया डरती है
और बहुत सारा ऐसी जगह है कि सांप को देख लें तो डंडा लेके उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन हमने सांप जैसे अति विषाक्त जीव की भी पूजा की है। तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि जहर से किसी जीव जंतु को मार दें। तो ऐसे में यदि हमें अपने खेतों की उर्वरक शक्ति बनाए रखना है तो हमारे लिए गाय के पंचांग का तरल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें हर वो चीज़ है जो हमारे खेतों को, हमारी फसल को मदद करती है। और यदि आप ऐसे पंचांगों का प्रयोग करते हैं तो फसल की जो शुरुआती ग्रोथ है वो सामान्य से अच्छी रहती है। जो फसल का तना है, पत्ते हैं, वो ज़्यादा हरे, मजबूत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सशक्त रहते हैं। कई तरह की बीमारी से बचे रहते हैं। समय से उनमें फ्लोरिंग होती है, पुष्प आते हैं, पुष्पों का पोलिनेशन होता है और पोलिनेशन के बाद वही फूल सहजता से फली का आकार ले लेते हैं, बाली का आकार ले लेते हैं, बीज भी ज़्यादा मजबूत जाते हैं। इन सबसे अलग चीज़ और एक देखी गई है, यदि आप गाय के पंचांग सॉल्यूशन का प्रयोग आपके अपने खेत में करते हैं, अपनी फसल में करते हैं, साग सब्जियों की क्यारियों में करते हैं, तो उनका स्वाद भी थोड़ा हटके रहता है कि स्वाद को तो हम भूल ही गए, अब हमें वो स्वाद नहीं मिलता। हम टमाटर सब्जियों में डालते हैं, हम डालते अवश्य हैं, और आजकल तो टमाटर 200 रुपये किलो बिक रहा है, तो चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, चारों तरफ महंगाई को लेकर रोना रोचा मिटा हुआ है। लेकिन पहली चीज़ तो मैं बता दूँ, बरसात के मौसम में हमने टमाटर का प्रयोग कभी नहीं किया। टमाटर का प्रयोग तो बरसात के मौसम में अब कुछ वर्षों से हमारे हाथ में आया है, क्योंकि अब टमाटर को हम भंडारण कर सकते हैं। पहले भंडारण नहीं होता था, और भंडारण इसलिए कर सकते हैं कि हमने टमाटर की जेनेटिक संरचना ही बदल दी है। अब छोटा सा प्रयोग करके देखना, अभी नहीं, फिर दोबारा से गर्मी आएगी तो गर्मी में प्रयोग करके देखना। जून जुलाई के महीने में, अप्रैल के महीने में जब भी समय मिले, आप 2-4 टमाटरों को निकाल के कहीं अलग से पटक देना, यहाँ वो सड़ सकें। तो सड़ने के बाद तो सूंघ के देखना, टमाटर की सड़न से आपको मछली की गंध आएगी। टमाटर में मछली गंध कैसे आ सकती है? वो इसलिए आ सकती है कि जेनेटिक संरचना से हमने टमाटर में एक मछली का जीन्स डाल दिया है जो उसको खराब नहीं होने देता, इसलिए टमाटर अब सड़ते नहीं। सड़ेंगे तब जब ज़्यादा आप उनको महत्व नहीं दोगे, अरे तब वो सहजता से सड़ते नहीं। तो एक तो ये टमाटर में मछली का जीन्स डाल दिया है, स्वाद के लिए तो उसमें ख़त्म ही कर दिया, क्योंकि अब साइज बढ़ाना है, उसका लालीपन बढ़ाना, उसको गूदा बढ़ाना है, चाहे स्वाद खत्म हो जाए। तो उसमें और कई फसलों, फलों के और कई चीज़ों के जीन्स डाले गए हैं, स्वाद नहीं है। लेकिन यदि आप गाय के पंचगम रस का प्रयोग करते हैं तो आपके फसलों में एक स्वाद आता है, उनकी उत्पत्ति नहीं होती, उनका साइज ही नहीं बढ़ता, उनकी ग्रोथ ही सामान्य नहीं होती, वो रोग मुक्ति नहीं रहते, उनके स्वाद में ही बदलाव आता है। स्वाद के साथ में आपके फसलों में जो पोषक तत्व में, खनिज तत्व हैं, उनकी मात्रा भी बढ़ती है। अभी तो ऐसे अध्ययन हुए हैं, और ऐसे अध्ययन पिछले 30-35 सालों से हो रहे हैं। मैं पूरी दुनिया की बात नहीं करता, अपने देश की बात करूं तो हमारे यहाँ मिट्टी के साथ में फसलों में भी पोषक तत्वों की मात्रा घट रही है। कई पोषक तत्व तो 60% से भी नीचे स्तर पर आ गए हैं। और ऐसा भोजन करेंगे तो हमें क्या उससे प्राप्त होगा? हम कितने स्वस्थ सबल रहेंगे? इसलिए हमारे यहाँ बीमारी बढ़ रही है। हम पर्याप्त मात्रा में भोजन करते हैं, फिर भी हमारे शरीर के अंदर कई पोषक तत्वों की अभाव बनी रहती है। और पिछले 5-7 सालों से एक और प्रचलन शुरू हो गया कि भारत के 90% लोगों में, 90% से ज़्यादा वयस्क लोगों में विटामिन डी की कमी हो रही है, विटामिन B12 की कमी हो रही है, खून की कमी तो है ही है, अब जिंक की कमी हो रही है, और बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। यानी कि हम तो बीमार होने के लिए भोजन कर रहे हैं। लेकिन जब आप गाय के पंचगव्य आधारित तल का प्रयोग अपने खेतों में करेंगे, अपनी क्यारियों में करेंगे, फलों में आपको इसका प्रयोग करेंगे, तो उनकी न केवल स्वाद और साइज में वृद्धि होगी, बल्कि पोषक तत्व में वृद्धि होगी। क्योंकि गाय के पंचगव्यों में ऐसे रसायन हैं, ऐसे अद्भुत दिव्य हैं, जो आपकी मिट्टी में पोषक तत्वों की आपूर्ति को सहज बनाते हैं, मिट्टी की पोषक तत्वों को फसलों तक पहुंचने में मदद करते हैं। इसलिए मिट्टी की पोषकता बढ़ती ही बढ़ती है। इसके अलावा जिस फसल को आप उस मिट्टी में लेते हैं, उसमें भी इन पोषक तत्वों की आपूर्ति बढ़ जाती है। तो इसका एक प्रयोग ये भी है, आप करके देखिए। मैं ये नहीं कहता कि आप
आपको खरीदने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है। तो सीख तो मेरे साथ सकते हैं, और सीखना भी नहीं लेकिन प्रयोग करना है तो आप गाय रख लीजिए। तो गाय आपकी दूध नहीं देगी तो मूत्र तो देगी, गोबर तो देगी। तो गोबर मूत्र का प्रयोग करके देख लीजिए, आप दूध को छाछ को छोड़ ही दीजिए। जब वो आप गोबर का प्रयोग करेंगे, मूत्र का प्रयोग करेंगे, और आप अपने फसलों में एक अद्भुत परिवर्तन महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपकी रासायनिक खादों की ज़रूरतें घट रही है। आप देखोगे कि आपकी फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है। अब आपको बार बार पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइडों की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अब तो साल दर साल आपको कीटनाशकों की मात्रा बढ़ानी पड़ रही है। आप जाते दुकानदार पर, दुकानदार कहता है 1 शीशी और ले जाओ। कंपनी कहती है कि आपको 1 शीशी 5 एकड़ में प्रयोग करनी है। आप इसको 1 ही एकड़ में प्रयोग करते हैं, फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता। तो फिर दौड़े दौड़े आप फिर उसी दुकानदार के पास जाते हो, तो दुकानदार कहता है कि 1 से काम नहीं हुआ, 1 और ले जाओ। वो भी छिड़क देते हो, यानी कि आप इंसेक्टिसाइड कीटनाशकों के रूप में दुगने से 5 गुना मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। लेकिन गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से आपकी समस्या बिना किसी दोष प्रभाव डाले, बिना किसी तरह का विपरीत असर डाले, आपकी समस्या का निराकरण करने वाली है। क्योंकि गाय के मूत्र में तो बहुत ऐसे गुण हैं जो कई तरह के जीवाणु विषाणु को तो अपनी गंध से ही मार देता है, फटकते नहीं जीवाणु। आपने देखा होगा पहले हमारे यहाँ प्रचलन था, जब भी घर के आसपास कोई फंक्शन होने वाला आता, बारात आए, कीर्तन नाटक कुछ भी हो, या कोई नेताजी आए, तो हम छिड़काव करते थे। तो छिड़काव एक चीज़ तो होता है कि निशानेबाजी, तुम दिशा निर्देशन तो चूने से करते हैं, लेकिन गंध को मिटाने के लिए क्या करें? तो किसी भी तरह की गंध की बदबू को समाप्त करने के लिए हम गाय की राख डालते थे, गोबर की राख डालते थे। गोबर की राख में एक ऐसी अद्भुत क्षमता है, कुछ ही देर में उस दुर्गंध को समाप्त कर देती है। इसी राख का प्रयोग हम कई तरह के जीवाणुओं से, रोगों से बचाने के लिए करते थे। आपने देखा होगा अपने घर में, यदि आप भी प्रयोग की हो, गोभी लगाई हो, बैंगन लगाए हों, भिंडी लगाई हो, या और दूसरी साग सब्जियाँ लगाई हो, जब उन पर किसी तरह का कीटाणु हमला करता है, तो सबसे पहले एक पुरानी याद है, बुजुर्ग कह देते हैं कि उस पर राख छिड़क दो। राख छिड़क देने से वो बीमारी आप समाप्त हो जाती है। आप करके दे। तो मैं तो राख छिड़कने की बात नहीं करता, मैं तो इतना कहता हूँ अपने खेतों में आप मूत्र का प्रयोग करें, आप गोबर का प्रयोग करें, और पर छिड़काव भी करते हैं। छिड़काव करने से और भूमि को गौमूत्र गोबर का प्रयोग करने से आपकी ज़मीन भी स्वस्थ होगी, और आपकी फसल, आपकी साग सब्जियां, ये सब बीमारियों से बची रहेंगी। तो आप गाय के पंचगव्य का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि पंचगव्य से अभी दूरी बनाना चाहते हैं, आप बचना चाहते हैं, तो आप एक छोटा मोटा प्रयोग करके देख लीजिए। आपका विश्वास में तो हम 2 कदम आगे चल लेंगे, क्योंकि अभी 60 साल से तो आप वही कर रहे हो जो आपको बताया जा रहा है, और उसके प्रभाव भी आपने देख लिए। प्रभाव उसके बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, बीमारी पे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं तो छोटा सा प्रयोग कर रहा हूँ। यदि आप 2 एकड़ में फसल कर रहे हैं, तो 2 एकड़ में छोटी सी क्यारी, 50-100 फीट की क्यारी या उससे भी कम फीट की क्यारी में ये प्रयोग करके देख लीजिए, और उस प्रयोग में आपको अंतर नजर आवे, फसल की मात्रा में, फसल की उपज में, फसलों की आकृति में, उनके स्वास्थ्य में, उनकी फ्लावरिंग में, उनके बीजों में आपको फर्क नजर आवे, तो फिर हम आगे बढ़ लेंगे। उस संबंध में जानकारी भी ले सकते हो, और आपको अतिरिक्त कोई जानकारी चाहिए तो संबंध में उससे संपर्क कर रख सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ आपको अवश्य है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।